So I would like to say something for all the contestants to keep in the mind. When you come on the stage, try to deliver your best. Just forget about the winning or losing. Just deliver your 100%. If you come with this mindset, then I'll make sure that at least you will come closer to become a great speaker. If you just constantly thinking about that you have to win the speech, you have to just hold this trophy. So that's ultimate. Even though if you just win the trophy, you will not become a great speaker. You will not give it 100%. So you need to be selfless and focus on your content, focus on the delivery, and try to impact the audience by leaving a message. Should I need to explain the ballot or first? Yeah. So now I request contest here to come on the stage and resume our contest. थैंक यू आशीष चाच। हमारा पहला कॉन्टेस्ट उर्दू का कॉन्टेस्ट है। बतौर मीर मुकाबला मेरी कुछ जिम्मेदारी है कि मैं तमाम अरकान को तमाम कवायद और ज़वाबित से आगाह करूँ। पहली चीज़ जो शराइत में है वो ये है कि आपका बाकायदा रुकन होना ज़रूरी है और रुकन की अदायगी का होना भी ज़रूरी है। पाथवेज़ के कम से कम 2 लेवल्स हो चुके होने चाहिए। तकरीर का मौजू आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो सकता है, पर इसके लिए शर्त यह है कि वो 75% आपका अपना हकीकी मवाद हो और सिर्फ 25% आप कहीं से अखज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको उसका हवाला देना ज़रूरी है। अगर मैं दुरानी की बात करूं तो ये स्पीच आपकी तकरीबन 5 से 7 मिनट के दरमियान में होगी। 5 मिनट पे हरी बत्ती ऑन कर दी जाएगी। कहाँ से अगर आप दिखा सकते हैं, ये हरी बत्ती दिखा दी जाएगी। 6 मिनट पे पीली और 7 मिनट पे लाल बत्ती दिखा दी जाएगी। देखिए, दुरानी से तजावुज़ की सूरत में कोई भी इशारा नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं तमाम अरकान से दरख्वास्त करूँगी कि अपनी दुरानी का ख्याल रखें। अगर कोई इमदादी मवाद इस्तेमाल कर रहा है या इंट्रॉक्स इस्तेमाल कर रहा है तो उसको पहले मुझे बताना होगा। कंसर्न स्पीकर्स के अलावा किसी ने नहीं बताया तो वो मेरे इल्म में है। हर तकरीर के इख्तिताम पर 1 मिनट का वक्फा दिया जाएगा जिसमें तमाम जज हज़रात अपने मीज़ान का इदराज करेंगे और एहतजाज की सूरत में जज, मुकर्रीन और तमाम स्पीकर्स ही एहतजाज कर सकते हैं और वो एहतजाज मेरे पास और हमारे सरपंच टोस्टमास्टर सुहेब के पास दर्ज कराया जा सकता है। इसके साथ साथ अब मैं दावत दूंगी तमाम अपने स्पीकर्स को कि वो प्लीज़ स्टेज पर आएँ और आगे हम उनकी बात का कर सकें, बैलेटिंग कर सकें। टोस्टमास्टर अब्रार, टोस्टमास्टर और टोस्टमास्टर तहरीम ऑनलाइन है, तो अगर तहरीम हमें इजाज़त लें तो हम इन दोनों के साथ बैलेटिंग कर लेते हैं और आखिरी तीसरी जो होंगी वो तहरीम होंगी। मेरे पास ये तीनों कार्ड्स हैं, इनको मैं शफल कर लेती हूँ और जी टोस्टमास्टर बिलाल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अब्रार, तीसरे पे तहरीम का बता तहरीम। मैं तमाम जजेस से कहूँगी कि वो इस सीक्वेंस का को लिख भी लें ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। First is Toastmaster Bilal, then Toastmaster Abrar, and then Toastmaster Sabah. नहीं तहरीम, Sorry, thank you. थर्ड तहरीम है। Thank you. Thank you. मैं ऑडिबल हूँ ऑनलाइन स्पीकर्स के लिए या मैं इससे ज़्यादा ऊंचा बोलूँ? नहीं सही है, आवाज़ आ रही है, बीच में इंटरनेट पे ठीक है। आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, उनकी आवाज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगी अपने सरपंच को, टोस्टमास्टर सुहेब को, ताकि वो आके अपने कवायद और कवानीन का हमें एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया टोस्टमास्टर रबिया एज ए कॉन्टेस्ट चेयर। उर्दू स्पीच कॉन्टेस्ट की मैं आपकी बैलेटिंग का माध्यम शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ।
उससे पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि जो टाइमर के जो कार्ड है 5 मिनट के ऊपर वो आपको ग्रीन कार्ड डिस्प्ले करेगा और वो आपको 6 मिनट तक कार्ड दिखाता रहेगा। जैसे 6 मिनट आपके हो जाएंगे वो कार्ड रिप्लेस करेगा येलो के साथ और वो 6 से 7 मिनट तक आपका येलो कार्ड डिस्प्ले रहेगा और 7 मिनट के ऊपर आपका सुर्ख कार्ड डिस्प्ले होगा और वो कार्ड ड्रॉप नहीं होगा जब तक अपना स्पीकर अपनी स्पीच खत्म नहीं करेगा। उससे नहीं बताया जाएगा कि 7 मिनट 30 पे आपका टाइम ऊपर हो गया, उन्हें कोई इंटीमेशन देनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ मैं आपकी बैटिंग शेयर करता हूँ। उर्दू स्पीच के अंदर कंटेंट को काफ़ी अहमियत दी गई है। इसके 50 मार्क्स आपके कंटेंट के। कंटेंट में 20% आपकी स्पीच डेवलपमेंट है। स्पीच डेवलपमेंट से मुराद है कि आपकी स्पीच प्रॉपर, उसकी ओपनिंग, उसकी बॉडी, उसका कंक्लूजन स्पीच के अंदर है या नहीं है। इसके साथ ही जो मेन पॉइंट एड्रेस कर रहा है, क्या उसको रेलिवेंट एग्जांपल या मिसाल दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये मिल मिला के स्पीच डेवलपमेंट आपका बनाता होगा, जो कि 20% हिस्सा है आपका मार्किंग का। इसके बाद आपकी इफेक्टिवनेस होती है। इफेक्टिवनेस आपने गेज करनी है कि ऑडियंस ने क्या मैसेज परसीव किया है, जो स्पीकर बोलना चाहता मैसेज क्या वो गेट अक्रॉस हुआ है रूम ऑडियंस के पास, ऑडियंस ने किस तरह परसीव किया मैसेज को। इफेक्टिवनेस ये होगी आपकी, जो पर्पस था या फिर एक जो इम्पैक्ट था वो कितना छोड़ा है। इसके बाद होती है स्पीच वैल्यू। स्पीच वैल्यू आपकी 15% हिस्सा है। स्पीच वैल्यू क्या होती है कि जो कंटेंट है वो कितना आपका ओरिजिनल है, आपका वो कितना जो आप बोलते हो उससे आप कितना हाउ मच यू मीन इट व्हाट यू से। आपने ये चीज देखना है, उसका कितना ओरिजिनल थॉट है, कितना आपका वो रॉ, कितना वो दिल से बात कर रहा है। क्योंकि हर स्पीकर का अपना अलग स्टाइल होता है। अगर वो किसी कॉपी कर रहा है तो वो चीज दिल से बात निकलेगी नहीं, तो आपने इसमें ओरिजिनलिटी का ख्याल रखना है। इसके साथ ही आपका कंटेंट के बाद 30% हिस्सा आपके डिलीवरी का होता है। डिलीवरी के अंदर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला फिजिकल, जो फिजिकल से मुराद आपका ये है कि लेट्स से आपकी स्टेज मूवमेंट कैसी थी। सिर्फ स्टेज मूवमेंट को आपने आइसोलेट में नहीं देखना, आइसोलेशन के अंदर आपने देखना है उस मैसेज से कितना रेजोनेट कर रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर स्पीकर अपने आइडिया चेंज कर रहा है तो कितना वो फ्लो के अंदर अपने स्टेज मूवमेंट कर रहा है, ऑडियंस को कैप्चर कर पा रहा है। सेकंड नंबर पे वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर लेट्स से कोई स्पीकर ने मैसेज देना है, कहाँ पे वो चाहता है कि ऑडियंस के साथ साथ उसके ऑब्जर्व करे, उसको एब्जॉर्व करे, वहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वॉइस मॉड्यूलेशन शुड कॉम्प्लीमेंट आपकी जो ओवरऑल मैसेज है। इसके बाद 10% आपका मैनर है। मैनर अगेन आपको होता है कि स्पीकर की अपनी यूनिकनेस क्या है, कि उसका वे ऑफ डिलीवरी क्या है। बेसिकली वो किसी को कॉपी तो नहीं कर रहा, खुद उसका क्या अपना स्टाइल है, वो उसका मैनर होता है जो कि उसका नेचुरल होता है। ये आपका 30% डिलीवरी पे होता है। बाकी आपके 20% आपका लैंग्वेज होता है। करेक्टनेस पे ये होगा आपका लैंग्वेज के अंदर कि आप वो उसमें कितने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स अगर कोई वो जार्गन यूज कर रहा है तो जार्गन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑडियंस को यूनिवर्सल समझ आनी चाहिए वो चीज़, वो क्या यूज करना चाह रहा है। सेकेंडली, उसको कोशिश करें कि मैक्सिमम वो लफ्ज अपने उर्दू के अंदर इस्तेमाल करे, अगर कोई इंग्लिश में इस्तेमाल कर भी रहा है तो उसको एक्सप्लेनेशन दे, इस लफ्ज का मतलब ये होता है। उसके बाद आपकी एप्रोप्रिएटनेस क्या होती है कि ओवरऑल जो मैसेज आपका देना चाह रहे हो वो कॉम्प्लीमेंट करे आपकी हर चीज के ऊपर। आपकी जो पूरी की पूरी स्पीच में कोई भी अगर बंदा दरमियान में ज्वाइन करे उसको समझ आ जाए कि ये बंदा किस बारे में मैसेज देना चाह रहा है। लेट्स से एक बंदा रूम में आपकी स्पीच 7 मिनट की है, वो रूम में चौथे मिनट पे इंटर होता है, आखिरी 3 मिनट की स्पीच सुनने के बाद उसको समझ आ जाए कि यार स्पीकर ने बोला क्या होगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो ये आपकी बैलेटिंग क्राइटेरिया 50% कंटेंट का, 30% डिलीवरी का और 20% लैंग्वेज का। इसके साथ मैं दावत देता हूँ टोस्ट मास्टर रबिया को, वो आए स्टेज पर और अपना कॉन्टेस्ट को कंटिन्यू करें। ये जो कार्ड दिखाने के है, आप बस रिक्वेस्ट है कैमरा से कि जब यहाँ पे इन पर्सन स्पीकर होगा तो ग्रीन कार्ड उस साइड पे रखिएगा, क्योंकि वो जब आप कैमरे में दिखाएंगे तो उस साइड पे नजर नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो जब यहाँ पे हाँ एग्जैक्टली जब स्पीकर ऑनलाइन होगा तो फिर इस साइड पे आप। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर बिलाल। इसके साथ हम सरपंच हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना? बहुत शुक्रिया। हमारे पहले स्पीकर हैं टोस्ट मास्टर बिलाल। टोस्ट मास्टर बिलाल, आप मुस्कुराओ कि जिंदगी मुस्कुराए, आप मुस्कुराओ कि जिंदगी मुस्कुराए। टोस्ट मास्टर बिलाल, ओवर टू यू। आप मुस्कुराओ कि जिंदगी मुस्कुराए, आप मुस्कुराओ
कि आपके प्यारे मुस्कुराए हैं। आप मुस्कुराओ कि ये कायनात मुस्कुराए। अम्मी आप मुस्कुराओ कि अब्बू मुस्कुराए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे मुकाबला और मेरे प्यारे टोस्ट मास्टर्स, मेरे अम्मी अब्बू की लव मैरिज यानी कि मोहब्बत वाली शादी थी। और चूंकि मुझे बचपन ही से इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब्बू अम्मी की मुस्कुराहट के आगे ताब नहीं ला सकते, और अब्बू ये समझते थे कि मुझे इसके पीछे इस कहानी का पता नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि मैं बचपन से बहुत शरारती था और सारे उल्टे काम मैंने करने होते थे, और जब भी कोई ऐसी बात होती और अब्बू पिटाई के लिए आते तो मैं अम्मी के पीछे छुप जाता, और अम्मी एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ, अरे जी जाने दीजिए ना, छोटा है, वक्त के साथ सीख जाएगा। और अब्बू एक तो ये आपकी मुस्कुराहट भी ना और अब्बू को ये अंदाजा नहीं था कि मैं कितना होशियार हूं। मैं सब बातों को समझता हूं, और मैं उनकी मोहब्बत से इतना मुतासिर हुआ कि मैंने सोचा कि मैं भी मोहब्बत वाली शादी करूंगा। और जी हाँ, तब से ही मैंने लड़कियों को मुस्कुराहटें देना शुरू कर दी। यकीन मानिए, जब भी बात आगे बढ़ी तो पता चला इतने तो उनके खुद के बच्चे हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ये सिलसिला चलता रहा और मैं मामू बनता रहा। कुछ वक्त के बाद शादी से पहले मेरे भांजे भांजियों की तादाद कितनी होगी, लगभग भारत की आबादी के बराबर हो गई। नहीं, चलिए थोड़ा सा कम कर लें। अब इतना भी ना हंसिए, आखिरकार मेरी शादी होगी मेरे अम्मी अब्बू की मर्जी से। जी हाँ, हम इन मुस्कुराहटों की बात कर रहे हैं। मुस्कुराहट की ताकत और रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका में 1992 में एक तजर्बा किया गया एक गांव पर जिसकी आबादी 1800 लोगों पर मुश्तमिल थी। वहां 2 लोग भेजे गए और उनका काम मुस्कुराहट देना और शाबाश देना था। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो सुबह गए उस बस्ती में और शाम तक उस बस्ती में मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट थी। सब लोग मुस्कुरा रहे थे। जी हाँ, लम्हा तो गुजर जाता है लेकिन मुस्कुराहट की मिठास नहीं जाती। एक ऐसी ही मुस्कुराहट आज कई अरसे बाद मेरे दिल में महसूस होती है। जी हाँ, मुझे याद है जब हम इस्लामाबाद से गांव की तरफ जा रहे थे अपनी अम्मी को मिलने के लिए, क्योंकि वो बीमार थी और मैं अम्मी को बहुत लाडला बेटा। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा अपने दिल का हाल मुझे सुनाती, अपना दुख सुख मेरे साथ बांटती और मैं बड़े मजे से बैठ के उनकी बातें गौर से सुनता रहता। इस दफा जब मैं जा रहा था, एक अजीब सा डर था। मैंने सोचा कि इतने अरसे से मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने इस बात का इजहार नहीं किया। तो मैंने सोचा इस बार मैं इजहार जरूर करूंगा। जब मैं ये सोच रहा था, एक अजीब सी हिचकिचाहट सी थी, एक अजीब सा सोच रहा था कि क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा, लेकिन मैंने ठान ली इस दफा तो इजहार मोहब्बत होके रहेगा। जहाँ ये सिलसिले बने वहाँ एक और से। मुझे वो लम्हा आज भी याद है जब मैं अपनी अम्मी के कमरे में उनके साथ बैठा, उनका हाथ मैंने अपने हाथ में लिया। अम्मी, आपको पता है
आप बहुत प्यारी हैं। कायनात की खूबसूरती आपका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। नम आंखें में वो चमक और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, बिलाल तू मेरी जान है, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज जिंदगी में जो भी हालात हो जाएं, जब भी मैं उस मिठास का सोचता हूँ, अंदर से मीठा हो जाता हूँ। एक लम्हे के लिए आप सब सोचें, आप भी सोचें कि आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर इंतजार किस बात का, कर गुजरिएगा। जी हाँ, एक शख्स जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट सजी रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई परेशानी नहीं, उसको कोई दुख नहीं, उसको कोई आजमाइश नहीं। इसका मतलब आपकी मुस्कुराहट, आपकी मजबूती और आपका कोई उम्मीद होने की निशानी है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी को मांस काटने और गुजारने से निकाल के जीने की तरफ ले आए, तो आप मुस्कुराएं। आप मुस्कुराएं कि ये जिंदगी मुस्कुराए, और आप इस तरह मुस्कुराएं जैसे दुरास कहता है। मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे, मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे। गम को भी इतनी खुशी दो कि वो मुस्कुराने लगे। मेरे अब हम 1 मिनट का वक्फा लेंगे ताकि तमाम जज हजरात अपने मीज़ान में एतराज़ कर सकें। एक मिनट मुकम्मल हो गया। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देती हूँ अपने अगले स्पीकर को, टोस्ट मास्टर अबरार। जी, ये मिड पॉइंट है जी, और यहाँ ये वाला है, यहाँ रखिएगा और आगे ये वाली 4x3 है। ठीक है, सही है। टोस्ट मास्टर अबरार बने, कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चा टोस्ट मास्टर अबरार बने। आपके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देख के महसूस हो रहा है कि आपको लगा कि जैसे मेरी गाली जैसे लफ्ज से तवाज़ो की गई है। ऐसा है? अगर ऐसा है तो जान लीजिए कि आपके अंदर भी एक कुत्ता मौजूद है। घबराइए नहीं, मैं मनफी सोच की बात कर रहा हूं। जी सामी, वही मनफी सोच जो एक अरसे तक मुझे किताबचा को कुत्ता बच्चा और लुगत को लानत पढ़ने पर मजबूर करती रही। ये वही मनफी सोच है जिन्होंने मुझे ये सतूर लिखने पर मजबूर कर दिया। कुत्ता बुलाइए नहीं, बच्चा बुलाइए, किताबचे को बस किताबचा बुलाइए। लुगत को पढ़ रहे हैं यू लानत न पूछिए,
हैं अक्ल के कच्चे, इन्हें कच्चा बुलाइए। सदर वकार, हाजरीन महफिल, टोस्ट मास्टर साहिबान और मेरे बरकी राब्तों से मुंसलिक दोस्त, कुत्ते को लेकर हमेशा मेरे जहन में मनफी सोच पनपती रही कि आखिर खालिक ने इस कुत्ते को तख्लीक किया क्यों है। अलूमे हैवानात के दिग्गर, माहिरीन फलसफा, हत्ता के अपने जंग आलूद दिमाग को कुरेदा, समझ ना आया। कुत्ता बिल्कुल उस मनफी सोच से मुतरादिफ है जो आपके अंदर मौजूद है। कुत्ते को लेकर हमेशा सवाल पनपते रहे, आखिर कुत्ता है क्यों। एक दफा रात के तीसरे पैर घर को वापसी हुई। गाड़ी में आते हुए सोच रहा था कि क्या ही अच्छा होता कि अगर कुत्ते की टोस्ट मास्टर की तरह मजालिस होती, शायद वो भौंकना बंद कर देते। घर पहुंचा, दरवाजे पर घंटी की तरफ अभी हाथ बढ़ाया ही था कि सामने घर वाले गेट के अंदर बंधे एक मौसूफ बक बक करते ऐसे बोले, मेरा तरा ही निकल गया, सांस। इमाम बिन गुजराती कि इस शेर को, जिसने जहाजों के बारे में तनकीद की, मैं कुछ ऐसे बयान करता हूं कि हुकूमत को कह दो इन कुत्तों को रोके, ये सोए हुए लोगों का तना काट देते, सांस निकाल देते। अब ये बात हुई ही थी, साजन आम की तरह वो कुत्ता भौंका ही था तो सामने घर की छत पर बंधे एक मौसूफ की सदर की हिस्स को जैसे गुदगुदा डाला हो और उसने एक सदारती पैगाम झाड़ डाला। अभी वो साथ चुप ही नहीं हुए थे, एक मौसूफ दूध वाले की थड़ी के नीचे से निकले और आइस ब्रेकर झाड़ दिया। गोया टोस्ट मास्टर का इजलास, जिसके बारे में गाड़ी में कुछ वक्त पहले सोच ही रहा था, शुरू हो गया। आपने ये बात याद रखनी है कि तमाम वाकयात मेरी मनफी सोच का नतीजा थे। थका हारा ऊपर जाकर सो गया। ख्वाबे खरगोश के मजे ही लूट रहा था, क्या देखता हूं, वही कुत्ता, वही कुतिया, वही सदर और टोस्ट मास्टर्स का इजलास। इस दफा मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मौजूद मेरा लैब्राडोर भी था, जो किसी नेशनल चैंपियन से कम नहीं था, बैनुल-अक़वामी फातेह। वो साहब भौंकना शुरू हुए, बक बक शुरू की, आओ 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 आओ। मैं फख्र से सीना चौड़ा कर गया कि मेरे साथ भी एक ऐसा टोस्ट मास्टर मौजूद है जो इन तमाम मुकर्ररीन को खामोश कराने के लिए काफी है। अभी वो साहब भौंक ही रहे थे कि अचानक मुझे महसूस हुआ मुझे कोई हिला रहा है। एकदम आंख खोल के देखता हूं, मेरी शरीके हयात फटी आंखों से मुझे ऐसे देख रही है। अजी सुनते हो? क्या हुआ? भौंक क्यों रहे हो? गुस्ताख! ये क्या कह रही हो तुम? सरताज, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कुछ गलत कहूं, आप वाकई ही भौंक रहे थे। मैं सटपटा कर उठा, सोचा आखिर मेरी मनफी सोच क्या मुझ पर इतना हावी हो गई कि मैं ख्वाब में भी भौंकने लगा। कुत्ते से मेरी दुश्मनी बड़ी पुरानी है। एक रात गाड़ी में वापस आ रहा था, रात का दूसरा पहर। गाड़ी जैसे ही गली में मुड़ती है, सामने 8-10 कुत्तों की फौज जफर मोच इकट्ठे मुझ पर चढ़ दौड़ती है। वो गाड़ी के ऊपर आती है, मुझे गुस्सा आता है, मैं गाड़ी उनके पीछे भगाता हूं। वो मेरे पीछे, मैं उनके पीछे, वो मेरे पीछे, मैं उनके पीछे। वो मुझ पर भौंक रहे थे,
मैं उन पर। वो भागते हुए फुटपाथ पे चढ़े, मैंने गाड़ी मोड़ी, फुटपाथ पे धाड़, कुत्ते आए। मैं गाड़ी से उतरा, उतर के गाड़ी को देखा, गाड़ी का अगला हिस्सा टूटकर लटक रहा था। खुद से सवाल किया, कुत्ता कौन था? जी टोस्ट मास्टर साहिबान, मेरी मनफी सोच मेरे एक नुकसान का बायस बनी। टोस्ट मास्टर साहिबान, इंसान की मनफी सोच हमेशा उसको गुदगुदाती रहती है, उसे मजबूर करती रहती है कि वो रद्द अमल दे, उसी मनफी सोच का मुजाहिरा करे उस कुत्ते की तरह जो उस पर भौंकता है। और आखिरकार अगर आप उसकी बात मान ले तो वो आपको भी भौंकने पर मजबूर कर देती है। कुत्ता लैब्राडोर हो या गली का, उसका काम है भौंकना। वो चोर पर भी वैसे ही भौंकेगा जैसे आम आदमी पर। आपने इस मनफी सोच का मुकाबला करना है, क्योंकि जान लीजिए वो तो है ही कुत्ते का बच्चा, आप तो नहीं। मेरे मुकाबला बहुत शुक्रिया। अब हम 1 मिनट का वक्फा लेंगे ताकि जज हजरात अपने निज़ाम में दराज कर सकें। एक मिनट मुकम्मल हो गया। बहुत शुक्रिया। अब हमारी अगली स्पीकर में जो कि हमारे साथ बैठी राब्ते से मुंसलिक है, टोस्ट मास्टर तहरीन। टोस्ट मास्टर तहरीन, आप कुछ बोलेंगे ताकि हम सुन सकें कि आपकी आवाज़ ऑडिबल है या नहीं? जी बिल्कुल, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, इनको बोले जो हमारी स्क्रीन है उसको पिन करने के लिए टाइमिंग कार्ड आएंगे। अच्छा, आप हमारी स्क्रीन को पिन कर लीजिए ताकि टाइमिंग कार्ड्स आप देख सकें। मैंने पिन किया हुआ है पहले से। ठीक है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मैं ये कैमरा टोस्ट मास्टर तहरीन, नतीजा नहीं अमल, नतीजा नहीं अमल। टोस्ट मास्टर तहरीन। बेबी योडा के बारे में तो आप लोगों को पता नहीं होगा। बेबी योडा जो स्टार वॉर्स का एक किरदार है, उसका एक कॉल था कि कोई भी काम हो या तो उसे करो या उसे ना करो, कोशिश कोई चीज़ नहीं होगी। इसी तरह मार्क मैनसन अंग्रेजी का एक राइटर है जिसकी किताब पिछले कुछ सालों में बहुत मशहूर हुई और वो अमेरिका के नंबर 1 बिकने वाली किताब थी और उसकी सबसे ज़्यादा सेल थी। वो कहता है कि जब मैं एक किताब लिखने के बारे में सोचता था तो मैं ये सोचता था कि मैं ऐसी किताब लिखूँ जो लोगों को पसंद आ जाए और वो ऐसी किताब हो कि वो हर जगह मशहूर हो जाए और उसका पैगाम सब लोगों को बहुत पसंद आए और मैं भी मशहूर हो जाऊँ और मैं उससे बहुत से पैसे कमाऊँ। और जब भी मैं एक किताब लिखने के बारे में सोचता था तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आती थी और मैं बहुत साल कोशिश करता रहा कि ऐसी कोई किताब लिख सकूं जिससे मैं मशहूर हो जाऊं और वो किताब मशहूर हो जाए। लेकिन फिर काफ़ी सालों के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करूं कि सिर्फ बस कुछ ऐसा लिखूं जो मुझे अच्छा लगता है। और उसने ऐसे ही किया और उसने वो चीज़ें जो उसने अपनी ज़िंदगी से सीखी थी वो लिखी और फिर वो बहुत मशहूर हुआ और उसकी किताब बहुत मशहूर हुई और उसने बहुत से पैसे भी उससे कमाए। तो उसने उस चीज़ से ये बात अखज़ की कि
फारूकी है और मेरा ताल्लुक रेड क्रॉस मास्टर्स क्लब से है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि कोशिश नहीं करनी चाहिए और अपने मकसद को पाने के लिए कोई जोर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से 3